नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल रायपुर में 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन में भाग लेंगे। आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, महिला सुरक्षा और पुलिस नवाचार पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के संबंध में तृणमूल कांग्रेस की सभी आशंकाओं का खंडन किया। श्रीलंका में चक्रवात दितवा से 69 लोगों की मृत्यु। कल सुबह उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश पहुंचने की संभावना। गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के समापन समारोह में दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को सम्मानित किया गया और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। भारत सर्वाधिक मतों के साथ 2026-27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में पुनः निर्वाचित और भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 के अपने शुरुआती मैच में चिली को 7-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। वे आज और कल सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। 3 दिवसीय सम्मेलन कल नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में शुरू हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री शाह ने देश के 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और ट्रॉफी भी प्रदान की। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। इस वर्ष का विषय है विकसित भारत सुरक्षा आयाम। बातचीत में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस सेवा में फोरेंसिक विज्ञान तथा एआई के उपयोग सहित प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मेलन देश की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसमें समस्याओं और चुनौतियों की पहचान करने से लेकर रणनीति और नीतियां बनाने तक शामिल हैं। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस बैठक में संसद के दोनों सदनों के राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर तृणमूल कांग्रेस की आशंकाओं का खंडन करते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर कल नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मिला था। आयोग ने प्रतिनिधिमंडल से 9 दिसंबर के बाद मसौदा सूची जारी किए जाने के पश्चात दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने को कहा। आयोग ने कहा कि तब तक पार्टी को चुनाव अधिकारियों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बस्तियों, बहुमंजिला इमारतों और गेट बंद आवासीय परिसरों में नए मतदान केंद्र स्थापित करें। सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया में एक प्रमुख सेमीकंडक्टर निर्माता बन जाएगा। उन्होंने कहा कि मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण प्रयोगशाला इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। श्री वैष्णव ने कल मोहाली प्रयोगशाला में सेमीकंडक्टर प्रोसेस गैलरी और पारंगत सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। एससीएल मोहाली को अपग्रेड करने के लिए 4,500 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसका मॉडर्नाइजेशन कई तरीके से होगा। प्रोसेस मॉडर्नाइजेशन होगा, नए तरह के टूल्स यहाँ पर आएंगे। प्रोडक्शन आज का जो लेवल है उससे करीब 100 टाइम्स अधिक प्रोडक्शन बढ़ेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि प्रसार भारती डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर प्रायोगिक योजना शुरू कर रहा है। इसके अंतर्गत नए लोकप्रिय क्षेत्रीय भाषा के चैनल शामिल किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य गैर प्रतिनिधित्व वाले और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों तक पहुंच को बढ़ाना है। मंत्रालय ने बताया कि इस पहल में कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला, असमिया और उड़िया भाषाओं के क्षेत्रीय चैनलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत को वर्ष 2026-27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद में सबसे ज्यादा वोटों के साथ फिर से निर्वाचित हो गया है। काउंसिल के चुनाव लंदन में संगठन की असेंबली के 34वें सत्र के दौरान हुए। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के 10 प्रमुख देशों से सबसे अधिक वोट मिले। भारत को 169 में से 154 वोट मिले। केंद्रीय पोत जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए गर्व का पल है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दर घटाने के बाद 22 सितंबर को शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से खाद्य क्षेत्र को कैसे बढ़ावा मिल रहा है। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने आवश्यक खाद्य पदार्थों पर कर की दरें कम कर आम आदमी को बड़ी राहत दी है। इन सुधारों के तहत पराठा, ब्रेड, रोटी, पनीर और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध जैसे खाद्य पदार्थों को अब पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है। साथ ही मक्खन, घी, कंडेंस्ड मिल्क और जैम पर अब सिर्फ 5% कर लग रहा है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों में इन उत्पादों की मांग बढ़ गई है। इसके अलावा नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, पीने का पानी, सॉस और चीनी पर लगने वाले 12% जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से खाद्य पदार्थों की कीमत कम हुई है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों के खर्च का बोझ कम हो रहा है। आरजू के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के 56वें संस्करण का समापन कल शाम गोवा में सांस्कृतिक भावनाओं और विश्वस्तरीय सिनेमाई प्रस्तुति के साथ भव्यता से हो गया। देश विदेश की शानदार और यादगार फिल्मों का ये समारोह 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा के पणजी में आयोजित हुआ। इफ्फी के समापन समारोह में कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान प्रस्तुत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समापन समारोह में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू, इफ्फी 2025 के निर्देशक शेखर कपूर तथा महान अभिनेता रजनीकांत के साथ जाने माने फिल्मकार रमेश सिप्पी और सिनेमा जगत के अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस वर्ष का समापन समारोह सम्मान, श्रद्धांजलि, ग्लैमर और भविष्य की उम्मीदों का अनूठा मिश्रण लेकर आया। कार्यक्रम की शुरुआत व्हीलचेयर पर आए कलाकारों द्वारा गणेश वंदना से हुई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सभी पुरस्कार विजेताओं और लोगों को बधाई दी। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि इस वर्ष वेव्स फिल्म बाजार से 1050 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर सुपरस्टार रजनीकांत को सिनेमा में उनके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंच पर अलंकृत किया गया। वहीं वी शांताराम को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया। हाल ही में हम सबको छोड़कर जाने वाले महान अभिनेता धर्मेंद्र को भी श्रद्धांजलि दी गई और उनकी फिल्मों को याद किया गया। इसके बाद कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की उपस्थिति में उनकी आगामी फिल्म धुरंधर का एक गीत दिखाया गया। पुरस्कारों की बात की जाए तो इफ्फी 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार एशले मफेयर की स्किन ऑफ यूथ को दिया गया। इस साल महोत्सव के लिए कुल 2314 फिल्मों के आवेदन प्राप्त हुए थे, जो वैश्विक स्तर पर इफ्फी की लोकप्रियता को दर्शाता है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। हांगकांग में ताइपो जिले के वांगफो कोर्ट आवासीय परिसर में लगी भीषण आग मामले में 8 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हांगकांग के भ्रष्टाचार निरोध आयोग ने इमारत की मरम्मत और रखरखाव कार्यों से जुड़े संभावित भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है। हांगकांग के एक अपार्टमेंट परिसर में लगी भीषण आग में 128 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं।
श्रीलंका में चक्रवात दित्वा से स्थिति असामान्य हो गई है। श्रीलंका में इससे 69 लोगों की मृत्यु और 34 लोगों के लापता होने की खबर है। चक्रवात से 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। कल सुबह चक्रवात के तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में पहुंचने की आशंका है। इस बीच भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को मानवीय सहायता भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन विषम परिस्थितियों में भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। श्रीलंका में नदियों के बढ़ते लेवल और नए लैंडस्लाइड के खतरों के चलते रेस्क्यू टीमें समय के साथ दौड़ रही हैं। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर्स श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के साथ जुड़ के अब दूर दराज के इलाकों में फंसे परिवारों तक पहुंच पा रहे हैं। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत से आज सुबह और मेडिकल सप्लाईज पहुंची हैं और राहत फ्लाइट्स आने वाली हैं। डिजास्टर अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि केलानी और महावेली समेत बड़ी नदियां बाढ़ अलर्ट स्टेज पर पहुंच गई हैं। अधिकारियों ने बेघर परिवारों के लिए 266 शेल्टर खोले हैं, 47 पुलिस डिवीजन हॉटलाइन एक्टिवेट की है और लोगों से अपील की है कि खराब मौसम जारी रहने पर बाढ़, लैंडस्लाइड और पेड़ों की गिरने की चेतावनियों के प्रति अलर्ट रहें। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। वहीं मौसम विभाग ने पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय खेल हॉकी से। भारत ने कल चेन्नई में पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप के अपने पहले मैच में चिली को 7-0 से हरा दिया। मौजूदा चैंपियन जर्मनी, अर्जेंटीना और बेल्जियम ने भी अपने अपने पहले मैच जीत लिए हैं। भारत पूल बी में चिली, ओमान और स्विट्जरलैंड के साथ है। भारत 2 बार ये खिताब अपने नाम कर चुका है। और फरहत, अगर बात करें फुटबॉल की तो भारत की अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में FC मद्रास अकादमी में उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2 मैत्री मैचों में से पहला मैच खेलेगी। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। दूसरा मैच मंगलवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। और रुख करें बैडमिंटन कोर्ट का तो भारत की तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा और किदाम्बी श्रीकांत सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। लखनऊ में महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने हांगकांग की सिन यान हैप्पी लो को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। अब उनका सामना जापान की हिना अकेची से होगा। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही। धन्यवाद मुकेश। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोवा में श्रीराम की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने की खबर आज सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, युवाओं का सांस्कृतिक जुड़ाव नए भारत को दे रहा आकार। दैनिक जागरण के अनुसार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा भारत, जुलाई से सितंबर तिमाही में 8.2% रही विकास दर। अमेरिका में गरीब देशों के प्रवासियों की एंट्री बंद, सुरक्षा को खतरा तो तुरंत डिपोर्ट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह ऐलान दैनिक भास्कर सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, ट्रंप का आरोप, बाइडेन ने 5.25 करोड़ लोगों को दी थी शरण। पंजाब केसरी ने लिखा है, दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, ज्यादातर निगरानी स्टेशनों पर AQI का स्तर 400 से ऊपर दर्ज। सोना कितना खरा, सरकार नहीं, अब आप भी कर सकेंगे पहचान। मोबाइल ऐप पर हॉलमार्क का फोटो और नंबर बताएगा हकीकत, राजस्थान पत्रिका की खबर है। जनसत्ता ने मनोरम विषय से गुजरात के सूरत तापी नदी में सीगल पक्षियों के झुंड को मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सर्दियों में छोटी सी भूल से गंवा बैठेंगे सिर के बाल, गीले बालों को ढकने से हो सकता है स्कैल्प रिंग वॉर्म का खतरा। दैनिक जागरण के कुछ इलाकों में मौसम की खबर भी प्रकाशित की है। धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल रायपुर में 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन में भाग लेंगे। आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, महिला सुरक्षा और पुलिस नवाचार पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में तृणमूल कांग्रेस की सभी आशंकाओं का खंडन किया। श्रीलंका में चक्रवात दित्वा से 69 लोगों की मृत्यु। कल सुबह उत्तरी
उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश पहुंचने की संभावना। गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को सम्मानित किया गया और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। भारत सर्वाधिक मतों के साथ 2026-27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में पुनः निर्वाचित। और भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 के अपने शुरुआती मैच में चिली को 7-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।